everyone. Today we are going to start our chapter number 11 Democratic Resurgence. अगर हम बात करें जो आपका ये चैप्टर है 11th चैप्टर डेमोक्रेटिक वाला, अर्लियर ये आपका 6th चैप्टर है जो आपके पास बुक है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है बुक नंबर 2 का, वो इसमें जाएगा। ठीक है, चैप्टर का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कंटेंट वगैरह कुछ नहीं चेंज हुआ है। और सेकंड बात है कि जो इसमें 2-4 जो टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं उनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर के एंड में। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो चैप्टर इंक्लूड है इमरजेंसी से, ठीक है, हमने अपने पिछले चैप्टर में छोड़ दिया था कि कैसे 5th जनरल इलेक्शन हुई थी, इंदिरा गांधी जीत के आई थी 1971 में, और 1971 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स क्या रहती है ये इस चैप्टर में हमने डिस्क्राइब करना है। देखो, सबसे पहले अगर हम उस टाइम की सिचुएशन की बात करें 1971 की, तो उस टाइम पे क्या है, एक तरीके से बांग्लादेश के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश क्राइसिस हमारी कंट्री में आया था। ठीक है, और इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और जैसे कि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, वैसे कोई पॉवर्टी वगैरह ख़त्म नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम इमरजेंसी की बात करेंगे। आर्टिकल 352 जो इंदिरा गांधी ने लगाया था 1975 में, ठीक है, उसका जो कंटेस्ट है वो क्या था, किस बेस पे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1971 में, उसके कारण क्या क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंसी। सबसे पहले है इकोनॉमिक कंटेस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की कैसी थी। सबसे पहले है बांग्लादेश क्राइसिस। ठीक है, बांग्लादेश के लिए हमने लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को एक तरीके से लिबरेट कराया वेस्ट पाकिस्तान से, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन पीपल क्रॉस द बॉर्डर, जो 8 मिलियन लोग हैं वो मतलब ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में एंटर हो गए थे। ठीक है, और उनकी जो सिचुएशन थी, माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, फूड की जो स्कैर्सिटी थी उस टाइम पे आ गई थी, और जो ऑयल के प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, और अमेरिका ने हमें मतलब फूड की एड जो थी वो देनी बंद कर दी थी। मॉनसून उस टाइम पे फेल है। ठीक है जी, और जो अब हमारी रोज़मर्रा की जो कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1970s में बहुत लो है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट सोचती है कि हमें क्या करना चाहिए, सैलरीज को फ्रोज करना चाहिए। ठीक है, कि सैलरीज कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको थोड़ी सैलरी देंगे तो क्या होगा, तो मतलब कि खजाने में कुछ पैसा बना रहेगा, है ना। ठीक है, इससे ज़्यादातर रीसेटलमेंट आ जाता है लोगों की कि उनकी सैलरीज को बंद क्यों किया गया है ना। जैसे मॉनसून फेल है, फूड की प्रोडक्शन लो है, और वहीं पे क्या है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, जो मार्क्सिस्ट हैं, लेनिनिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, जो समाज में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, वो आगे आते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को लेके कि जो अब की गवर्नमेंट है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, कैसे हमें मतलब इक्वल राज करना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे बैकग्राउंड अगर हम इमरजेंसी का देखते हैं जो 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो इकोनॉमिक कंटेस्ट में तो जो लोगों की प्रॉब्लम ये है, ठीक है, एक तो लोग मतलब उधर से आ रहे हैं, दूसरा बहुत सारी जो प्राइस राइज हो गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी कम है, सैलरीज नहीं मिल रही हैं। ठीक है जी, मार्क्सिस्ट जो ग्रुप है लोगों को मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन मतलब खराब होती जा रही है। तो नेक्स्ट है हमारी गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। देखो, गुजरात एंड बिहार में क्या होता है, उस टाइम पे दोनों ही कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं। ठीक है, 1974 में वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो जाती है। पहले हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में जो क्या है, मतलब बहुत सारे बंद गिराव बुलाए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ना ही लोगों के पास जॉब्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लो है, फूड स्कैर्सिटी है, फूड की प्रोडक्शन बहुत लो है, तो मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस बहुत इंक्रीज हैं। तो लोग स्टूडेंट्स जो हैं फूड फ्रंट पे आते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट देते हैं कर देते हैं, और वहीं पे क्या होते हैं, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है आर्टिकल 356 की। देखो बच्चे, अगर हम बात करें इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे
तीन तरीके की इमरजेंसी हमारी कंट्री में लग सकती है, जैसे आर्टिकल 352 की, आर्टिकल 356 की और आर्टिकल 360। देखो आर्टिकल 352 होता है अगर हमारे बाहर से कोई हमला हो जाए, जहाँ इंडिया की सिचुएशन ऐसी हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सही ना रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है आर्टिकल 352 के अंडर। और पूरा जो मतलब सिस्टम है इंडिया का, वो सभी मतलब स्टेट्स हैं जो जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो वो उनका सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सारी स्टेट्स सेंटर के अंडर आ जाएंगी और सेंटर ही उनके फैसले लेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे, और जो स्टेट फैसला, जो सेंटर फैसला लेगी वही स्टेट्स में लागू होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 356। जैसे कि गुजरात में लगी थी, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की जो मशीनरी है वो खराब हो जाए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, वो 356 की होती है। और थर्ड है 360 आर्टिकल के अंडर, जो कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो अभी तक इंडिया में नहीं लगी है। तो आर्टिकल 356 लग जाता है गुजरात में, और अपोजिशन उस टाइम पे कहते हैं कि देखो फ्रेश सिलेक्शन कराई जाए, ठीक है, जो मतलब करंटली गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसको उतारा जाए। और यहाँ पे प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहे हैं? स्टूडेंट की मोरारजी देसाई, हु वाज द प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर ऑफ द इंदिरा गांधी, जो कि उसके खिलाफ खड़े हुए थे 1965 में, जब 1966 में, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर चुनना था। वहाँ पे इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में कंपटीशन था। वही मोरारजी देसाई अब इनडिफाइंड फास्ट पे बैठ जाएंगी कि जब तक फ्रेश इलेक्शन गुजरात में नहीं होंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और होता क्या है, जून 1975 में फ्रेश इलेक्शन हो जाती है गुजरात में, और कांग्रेस हार जाती है। ठीक है जी, गुजरात की तो प्रोटेस्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोटेस्ट ऑफ बिहार। बिहार में भी मार्च 1974 में प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, वही प्रॉब्लम है लोगों की, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, सेम ही प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे जो कौन लीड कर रहा है? जेपी नारायण। जेपी नारायण वॉज अ सोशल, कह लो एक एक्टिविस्ट थे, या एक लीडर थे, जिनको मतलब नेहरू ने भी बुलाया था अपने कैबिनेट में शामिल होने के लिए, पर उन्होंने डिनाई कर दिया था। बहुत समय से वो पॉलिटिक्स छोड़ के एक सोशल वर्कर का काम कर रहे थे। तभी जेपी नारायण को स्टूडेंट बुलाते हैं, ठीक है, कि आओ हमारे साथ प्रोटेस्ट में आ जाओ। ठीक है, और जेपी नारायण की बात, हम उसकी पर्टिकुलर बात हम एंड में भी करेंगे। और वो कहते हैं कि ठीक है, आई विल ज्वाइन योर प्रोटेस्ट बट इट शुड बी अ नॉन वायलेंट, कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होगी, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होगी। और हम ये जो प्रोटेस्ट है वो बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे। ठीक है, वी शुड टेक इट टू द एट द इंडिया लेवल। हमें क्या करना चाहिए, इसको इंडिया लेवल तक लेके जाना चाहिए। और वो कहते थे कि हमें टोटल रेवोल्यूशन की बात करनी चाहिए, कि टोटल रेवोल्यूशन आना चाहिए सभी स्फीयर्स में, वेदर इट्स अ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, सभी में पूरी तरीके से, एक तरीके से क्रांति आनी चाहिए, जो भी सिस्टम खराब हो चुका है। और वहाँ पे भी बंद, गिराउस किए जाते हैं, स्ट्राइक्स की जाती हैं, और रेलवे एम्प्लॉय को भी वो बुलाते हैं कि आओ हमें ज्वाइन करो। और उस टाइम पे सोचा जाता है कि अगर रेलवे को बुलाया गया तो कंट्री तो पैरालाइज ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेलवे पे ही हमारे इंडिया का सारा सिस्टम चलता है। और 1975 में जेपी नारायण क्या करते हैं, अपनी प्रोटेस्ट को पार्लियामेंट तक लेके जाते हैं, एंड इट वाज द कैपिटल्स फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोटेस्ट। उस टाइम पे जो फर्स्ट सबसे बड़ी प्रोटेस्ट थी, जो पार्लियामेंट तक जा रही थी, है ना। और इसमें जेपी नारायण का सपोर्ट कौन करता है? नॉन कांग्रेस पार्टी, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं वो इसका सपोर्ट करती हैं। और ये प्रोटेस्ट देखी जा रही थी कि ये एक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ठीक है, जब स्टूडेंट की प्रोटेस्ट नहीं है, जब इकोनॉमिक सिचुएशन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट मानी जा रही थी। और जेपी नारायण को देखा जा रहा था उस टाइम पे कि ही इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ इंदिरा गांधी, की इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव, ये मतलब कि एक अच्छा कह लो पर्सन है, जो अगर इंदिरा गांधी को हम हटा दें तो जेपी नारायण को लेके आएंगे। तो उस टाइम पे अगर देखें 1975 की इमरजेंसी के लिए एक माहौल तैयार हो रहा था, जिसमें बिहार की प्रोटेस्ट होगी, गुजरात की होगी, और अपनी इकोनॉमिक कंटेस्ट होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेलवे स्ट्राइक,
कन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी, उसके बाद फिर इमरजेंसी कैसे इम्पोज होगी, इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे, और उसके बाद जो इलेक्शन होएंगी 1977 की और 80 की, उसकी हम बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होती है हमारी रेलवे स्ट्राइक। रेलवे में उसमें उस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है कि रेलवे के जो वर्कर्स हैं वो मांग रहे हैं बोनस और सर्विस कंडीशन की हमारी अच्छी की जाए, है ना। तो जॉर्ज फर्नांडिस हैं जो रेलवे स्ट्राइक को लीड कर रहे हैं, तो मतलब वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं कि हमें बोनस अच्छा दिया जाए और हमारी जो सर्विस कंडीशन है वो अच्छी की जाए, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने सैलरीज को फ्रोज कर दिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये स्ट्राइक इलीगल है, और वो उनकी डिमांड्स को मानने में मतलब कहती है कि हम आपकी डिमांड्स को नहीं मानेंगे। और बट रेलवे वर्कर्स को क्या करना होता है, अपनी जो स्ट्राइक है उसको वो वापस ले लेते हैं आफ्टर द 20 days, ठीक है। रेलवे का तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो कन्फ्लिक्ट है वो हो जाता है जुडिशरी से। देखो जैसे हमारे 3 ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशन हैं जो काम करते हैं हमारे लिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बोथ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों ही जो है फंक्शंस एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है ना। बट जुडिशरी सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है दोनों ही ऑर्गन्स के ऊपर, वेदर इट्स अ लेजिस्लेचर, वेदर इट्स अ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का झगड़ा हो जाता है जुडिशरी से। 3 इश्यूज हैं जिन पे उनका आपस में झगड़ा होता है। पहले तो देखो, कहते हैं कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है, उनकी उल्लंघना कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। नेक्स्ट कहते हैं कि पार्लियामेंट हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको करटेल कर सकती है, उसको काट सकती है, उसको खत्म कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है, सिर्फ ये कहने के लिए कि वो फंडामेंटल राइट हमारे डीपीएसपी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो उस टाइम पे भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है नहीं। प्रॉब्लम क्या क्या थी उस टाइम पे, देखो फंडामेंटल राइट है जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर रही थी ये कहने के लिए जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसको, मतलब जैसे किसी की ज़मीन एक्वायर करनी है वो सही तरीके से नहीं हो रही, ठीक है। लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं क्योंकि राइट, फंडामेंटल राइट हमारे ऐसे राइट्स हैं जिनको लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जुडिशरी के साथ चल रही हैं कि जुडिशरी, देखो कोई भी किसी भी लॉ अगर कोई पास होता है, कोई अमेंडमेंट वगैरह होती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो जुडिशरी उसमें इंटरवेन कर सकती है। तो वहीं पे भी जुडिशरी इंटरवेन कर रही थी, पर गवर्नमेंट कह रही थी कि जुडिशरी क्या है, एक तरीके से कंजर्वेटिव एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस को एक तरीके से रोक रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो देयर आर सम बेसिक फीचर, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं वो जिनको हम क्या नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। पर वो फिर भी उस टाइम पे हमारा जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। उसको लीगल राइट बना दिया गया, सॉरी मतलब आम लॉ हमारा बना दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 300A का जो इसको काट दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 31 को काट के, राइट टू प्रॉपर्टी को काट के उसको एक हमारे आम राइट में रख दिया गया था। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी जुडिशरी के। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की को चुनने के लिए देखो प्रॉब्लम जो होता है, चुनता कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब चूज करता है उस टाइम पे। बट प्रेसिडेंट जितनी भी कोई एडवाइस लेता है किसी भी अपॉइंटमेंट को करने के लिए, पहले वो किससे लेता है, प्राइम मिनिस्टर से। तो उस टाइम पे वैसे तो ज़्यादा होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसी को ही इलेक्ट करना चाहिए, उसी को ही मतलब एक्सपीरियंस होता है, वही CJI बनता है। पर 1973 में क्या करती है गवर्नमेंट, सीनियोरिटी को एक साइड पे मतलब 2-3 जो जजेस हैं सीनियर उसको छोड़ के एक और जज को जो AN रे है उसको CJI चुन लेते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी ऐसा करती है, वहीं पे स्टार्ट हो जाता है कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कन्फ्लिक्ट है। देखो क्योंकि जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। जितनी भी जो अपॉइंटमेंट होती हैं बेशक वो हमारा एग्जीक्यूटिव करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट उसके बाद
प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का कोई भी हाथ नहीं होता उनको मतलब रिमूव करने में या उनके काम में, ठीक है, उसका कोई भी मतलब कह लो कि पार्टिसिपेशन किसी तरीके की नहीं है। दे आर फ्री टू डू देयर वर्क। बट उस टाइम पे क्या कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एन रे को चुनते हैं एज अ CGI ऑफ इंडिया। उसके बाद डिक्लेयर कैसे होती है इमरजेंसी, ऑन 12 जून, ठीक है, 1975 में जगमोहन लाल सिन्हा इज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो जज हैं, ठीक है, वो कहते हैं एक जजमेंट पास करते हैं इंदिरा गांधी की इलेक्शन के खिलाफ इलाहाबाद में, कि जो 1971 की इलेक्शन हुई थी, 5th जनरल इलेक्शन हुई थी, ठीक है, उनकी वो इलेक्शन इलीगल थी, ठीक है। उनको इलीगल की क्यों थी, किसने पिटीशन दायर की थी, राजनारायण ने। राजनारायण वॉज अ पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग एज अ अपोजिशन, ठीक है, वो अपोजिशन में खड़े थे जब 1971 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ी थी, तो उसके खिलाफ वो राजनारायण खड़े थे। तो राजनारायण एक पिटीशन फाइल करते हैं, इंदिरा गांधी की इलेक्शन को चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स को यूज किया है, पब्लिक सर्विस को यूज किया है अपनी इलेक्शन में। तो कोर्ट उस टाइम पे जजमेंट देता है कि देखो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने पब्लिक सर्विसेज को यूज किया है, एंड द कोर्ट सेड शी वाज नॉट मोर MP, ठीक है, अब वो MP नहीं रहेंगी, वो अपनी सीट से उतार दी गई हैं। इफ शी वांट टू बी रिमेन एज अ प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहना चाहती हैं, देन शी हैव टू बी गेट इलेक्टेड फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूंसी दैट आर वेकेंट, ठीक है। तो उनको क्या करना होगा, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आना होगा विद इन द 6th मंथ। देखो कोई भी लीडर अगर मान लो किसी गवर्नमेंट, किसी पार्टी की सरकार बनती है, बट वो पर्सन अपनी पार्टी में जीतता नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गया है। मान लो कि सुखबीर बादल हैं, ठीक है, सुखबीर बादल अगर जीत जाते हैं, सॉरी, उनकी पार्टी जीत जाती है, बट सुखबीर बादल अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाते हैं, बट फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। बट क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, विद इन 6 मंथ किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आएंगे, ठीक है। उनको मतलब कह लो इलेक्शन लड़नी होगी फिर से 6th मंथ में, और 6 मंथ से अगर वो जीत के आ गए तो वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, अदरवाइज नहीं, फिर वो क्या हो जाएंगे, अपनी उनकी पोस्ट उनको छोड़नी होगी। उसी टाइम पे यही बात इंदिरा गांधी के साथ थी कि अगर देखो वैसे तो वो MP अब नहीं रहेंगे, कोई अगर MP नहीं हो तो वो क्या हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। अगर MP रहना चाहता, अगर प्राइम मिनिस्टर रहना चाहता है तो वो 6 मंथ से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए। बट उसी टाइम पे इंदिरा गांधी क्या करती है, जून 24 को, ठीक है, उसके ही 12 दिन बाद वो एक पार्शियल स्टे ले लेती है हाई कोर्ट के ऑर्डर से बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाती है वहां पे, पार्शियल स्टे ले लेती है। उसमें कहा जाता है कि वो MP तो है, बट शी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज। लोकसभा की किसी भी प्रोसीडिंग्स में वो शामिल नहीं होंगी, बट वो MP रह सकती हैं। अगर वो MP रह सकती हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर भी रह सकती हैं। तो इन्होंने अपना यूज देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यूज किया है। कैसे यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, AN रे है CGI, चीफ जस्टिस, सबसे बड़े जज हैं, जिनको चुनने में सबसे बड़ी हेल्प किसने की है, इंदिरा गांधी ने की है। तो यहाँ पे ये उनको क्या दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं। तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारे इमरजेंसी को लगाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द imposition ऑफ इमरजेंसी। डिस्कस हाउ द इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। कैसे इमरजेंसी इम्पोज्ड होती है? देखो क्राइसिस और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, JP नारायण और जो बाकी ऑपोजिशन लीडर हैं, दे ऑर्गेनाइज्ड अ मासिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन इन रामलीला मैदान दिल्ली ऑन 25 जून 1975। 1975 में एक बहुत बड़ी एजिटेशन होती है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन होता है। JP नारायण जिसको लीड कर रहे हैं, बाकी जो मेंबर हैं कांग्रेस, नॉन कांग्रेस मेंबर हैं, ठीक है, और वो नेशन वाइड सत्याग्रह कहते हैं। और उस टाइम पे मिलिट्री और पुलिस को भी वो कहते हैं कि जो कि यू शुड डिनाई टू अप्रूव द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट के इलीगल ऑर्डर आपको आते हैं उनको मत मानो, ठीक है जी। और पॉलिटिकल मूड है जो कंट्री का, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ जाता है उस टाइम पे। और 20 जून
25 जून 1975 को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि अब कंट्री में क्या हो सकता, गवर्नमेंट अपना जो यूनियन गवर्नमेंट अपना क्या राय देती है कि देखो जी, कंट्री की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई है, इसीलिए हमने क्या करनी है, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। और ये क्या है, आर्टिकल 352 है, दोनों ग्राउंड पे लगता होता है वैसे तो, एक्सटर्नल अगर कोई बाहरी हमला हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, बट इसमें इसका देखो क्या मतलब होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑल द जो गवर्नमेंट है स्टेट लेवल, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, डिसोल्यूशन हो जाएंगी, एंड ऑल द मशीनरी कम अंडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सारी मशीनरी आ जाएगी। सेंटर किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकता है, आपके घूमने की, बोलने की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो सकती है, और आपको राइट टू फ्रीडम नहीं है, राइट टू प्रेस, जो भी आपका जो स्पीक का जो मतलब कह लो प्रेस की जो फ्रीडम है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट है जिसमें आप कोर्ट जा सकते हो वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 PM रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। देखो प्रेसिडेंट क्या करता है, इमरजेंसी इम्पोज करता है, बट किसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, और उसी टाइम पे रात को इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, 25 जून को, और इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और वैसे तो कैबिनेट को इन्फॉर्म करके इमरजेंसी लगनी चाहिए, क्योंकि कैबिनेट भी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है, बट कैबिनेट को इन्फॉर्म किया जाता है स्पेशल मीटिंग में 6 AM, मतलब कि 26 जून की सुबह को, ठीक है, उनसे सहमति नहीं ली गई थी। इसका मतलब क्या था, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का अकेले का डिसीजन था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, ठीक है जी। अब जितनी भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्राइक्स को बंद कर दिया गया था, आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस को सस्पेंड कर दिया गया था, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। सेंसरशिप उन्होंने इम्पोज कर दी थी। सेंसरशिप होता है कि यू हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ एनी मटेरियल, आपको अगर अप्रूव करना है किसी मटेरियल को तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ को पोस्ट करना है, ठीक है। एंड मूव टू कोर्ट टू इम्प्लीमेंट योर फंडामेंटल राइट इज़ नाउ सस्पेंडेड। अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर आपने किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। एंड यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है नज़रबंदी। लाइक इफ द गवर्नमेंट और मान लो कि पुलिस को आपके ऊपर शक है कि आपने कोई काम ऐसा किया है दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज मतलब इंटरेस्ट, तो आपको वो गिरफ्तार कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट और सस्पेंशन, कि आपके ऊपर हमें क्या है, शक है, शक के बिना पे किसी को गिरफ्तार कर लेना, है ना। वैसे तो आपको एक वारंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, बट प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर आपको सिर्फ एक शक के बिना पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द इमरजेंसी वाज एट वेरी लार्ज लेवल, बहुत लार्ज लेवल पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था उस टाइम पे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैव टेकन अवे फ्रॉम द पीपल, ठीक है, वो लोगों से ले लिया गया था। मेनी न्यूज़पेपर जो थे उनको बंद करा दिया गया था, बट सम ऑफ द न्यूज़पेपर शो देयर रिसेटमेंट बाय लिविंग अ ब्लैंक पेज ऑन देयर न्यूज़पेपर। अपने न्यूज़पेपर में वो एक ब्लैंक पेज रख देते थे कि इमरजेंसी के खिलाफ हमने यहाँ लिखना था, हमें लिखने नहीं दिया जा रहा क्योंकि सेंसरशिप लगा दी थी। इम्प्रूवमेंट हमको लेनी होती थी, किसी भी अप्रूवमेंट लेनी होती थी किसी भी मतलब आर्टिकल को लिखने के लिए। बहुत सारे राइटर्स हैं जो उस टाइम के वो अपने जो अवार्ड्स हैं वो वापस कर देते हैं, ठीक है जी। और उसी टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करती है। चेंज देखो कौन से करेगी, जो उनके फेवर्स में होंगे। देखो जैसे कि यहाँ कहा था कि कोई भी पटिशन हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के खिलाफ नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन चैलेंज नहीं कर सकता प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को, जैसे कि राजेंद्र रैन ने किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है जी, जहाँ पे जगमोहन जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपनी रूलिंग्स दिए थे।
तो रूलिंग दी थी। तो अब क्या है, कोई भी पिटीशन हम दायर नहीं कर सकते। और 42nd अमेंडमेंट जो थी गवर्नमेंट ने पास की थी, 42nd अमेंडमेंट जो थी बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, इसमें बहुत सारी जो रूलिंग्स थी गवर्नमेंट ने पास की थी। और जो लेजिस्लेचर का पीरियड है, ठीक है, वैसे तो 5 ईयर के बाद इलेक्शंस होती हैं, अब ये 5 ईयर से 6 ईयर कर दिया था। नेक्स्ट क्या था, जो इलेक्शन थी वो पोस्टपोन कर दी थी। वैसे तो इलेक्शन होनी थी 1976 में, बट इमरजेंसी लग गई थी जून में, तो इलेक्शन अब क्या होंगी, इंस्टेड ऑफ 1976 कब होंगी, 1978 में। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो लॉ पे लॉ पास की जा रही थी, ठीक है, क्योंकि सभी जो सिस्टम था वो किसके कंट्रोल में था, सेंटर के। अब देखा जा रहा था इमरजेंसी सिर्फ एक मतलब कंट्री के इंटरेस्ट के लिए नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरेस्ट के लिए थी। इसके बाद हम लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी करेंगे कि कौन कौन से लेसन हम इमरजेंसी से सीखते हैं। डिस्कस द वॉज इमरजेंसी नेसेसरी, जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी क्या वो सही थी। सबसे पहले हम इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ठीक है, कि इमरजेंसी के फेवर के आर्ग्यूमेंट क्या है, कि इमरजेंसी सही थी या गलत थी। सबसे पहले ये कहा जा रहा था जो एजिटेशन या प्रोटेस्ट हो रही थी कंट्री में, ठीक है, दैट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि जो प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी उनका मतलब जो इसके फेवर में थे इमरजेंसी के, वो कह रहे थे कि एजिटेशन या प्रोटेस्ट है या कलेक्टिव एक्शन है, दैट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। सेकेंड दे सेड कि इट लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स रूटीन वर्क। जो गवर्नमेंट का रूटीन वर्क है वो मतलब क्या हो रहा था, एक तरीके से डिनाई हो रहा था, गवर्नमेंट अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका जो ज़्यादा समय है वो क्या हो रहा था, एजिटेशन और प्रोटेस्ट में जा रहा था। तो गवर्नमेंट की रूटीन वर्क में एक तरीके से हर्डल पैदा कर रही थी जो एजिटेशन वगैरह थी, है ना। नेक्स्ट ये क्या है, इंदिरा गांधी ने कहा था कि शी वॉज वेरी टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम, कि एक तरीके से जो वो प्रोग्रेस करना चाहती है, ठीक है, जो वो डेवलपमेंट के काम करना चाहती है, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी हर्डल क्रिएट कर रही है। उसी टाइम पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि एक एली है, एली भी थी और पार्टी सपोर्ट करती थी कांग्रेस को, दे सेड इट्स अ कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये एक साजिश है गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। बट इसके बाद व्हेन दे कम टू नो अबाउट द रियल मतलब एक तरीके से जब वो पता लग जाता है कि कांग्रेस की क्या इंटेंशंस है, रियल इंटेंशंस कांग्रेस की पता लग जाती हैं, तब वो कहते हैं कि इमरजेंसी क्या थी, गलत थी, जो कि कांग्रेस ने इम्पोज की थी। अगर आपको इसके फेवर की आर्ग्यूमेंट आ जाए तो आपने यही आर्ग्यूमेंट लिखने हैं। अगर आपको आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इमरजेंसी तो क्या है, देखो उन्होंने कहा कि एजिटेशन प्रोटेस्ट जो है दैट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। जेपी नारायण और अदर लीडर सेड दैट इट्स द राइट टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी। वैसे तो हमें आर्टिकल अब हमारे कितने हैं, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम में आप कोई भी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, एजिटेशन कर सकते हो, ठीक है, पीसफुल तरीके से। तो वो कह रहे थे ये तो हमारा राइट है, इट्स नॉट अ हर्डल इन द वे ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव वर्क एंड एजिटेशन वॉज पीसफुल। वो कह रहे थे कि जो बिहार गुजरात में जो जितनी भी एजिटेशन उन्होंने की थी वो क्या थी, पीसफुल थी, है ना। एंड देयर वाज नो एंटी नेशनल एक्टिविटी, कोई भी राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी उन्होंने नहीं की है, ठीक है, एंड कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट अगर मतलब ऐसा कुछ हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है, देन द गवर्नमेंट हैव इनफ पावर टू कंट्रोल देम। तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो होती ही है कि वो कंट्रोल कर सके, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी जाके इम्पोज कर दो, ठीक है। ये तो कोई किसी तरीके का मतलब सोल्यूशन नहीं हुआ, तो ये गलत बात थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा नो नीड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक फंक्शन। उस टाइम पे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फंक्शन को सस्पेंड करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अगर आप कर सकते थे, आपके पास इतनी तो पावर होती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कर लो। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अगर हम इमरजेंसी की बात करें उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम शी लाइक इंदिरा गांधी have decided to implement the pro poor program and she also introduced 20 point program, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम को वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए, लैंड सीलिंग की बात होगी, ठीक है, वेजेस को मतलब देखना,
कि वेजेस कितनी मिल रही है, प्रोडक्शन को देखना, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखना, तो बहुत सारे प्रोग्राम है वो उस टाइम पे स्टार्ट करती है। जो अर्बन मिडिल क्लास है दे वर हैप्पी बिकॉज दे थिंक दैट नाउ द एजिटेशन केम टू एन एंड, जो उनकी पीसफुल लाइफ है पहले जैसी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। देखो इमरजेंसी की जो बात अगर हम करते हैं, इमरजेंसी ज़्यादातर जो है वो हर एक सेक्शन के लोगों ने अपने तरीके से उसको देखा है। अर्बन क्लास लोग खुश हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब नॉर्मल लाइफ हो गई है, ठीक है, इमरजेंसी लगी है, एजुटेशन वगैरह खत्म हो गई है। नाउ सम ऑफ द पुअर हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब देखो जो वेलफेयर प्रोग्राम है गवर्नमेंट के वो इम्प्लीमेंट होंगे, इमरजेंसी बहुत अच्छी। बट जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉमिस्ड वाज अनफुलफिल्ड, ठीक है, जो प्रॉमिस थे गवर्नमेंट के वो अनफुलफिल्ड थे, उनमें कोई भी प्रॉमिस ज़्यादा पूरा नहीं किया गया। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन, नज़रबंदी जिसको हम बोलते हैं। 676 जो अपोजिशन लीडर हैं दे वर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, ठीक है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन और सस्पेक्ट, किसी शक के बिना पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। शाह कमीशन एक कमीशन था, जस्टिस जेपी शाह जो थे रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक जिम्मेवारी दी गई थी कि इमरजेंसी के टाइम जो भी कुछ हुआ उसको एनालाइज करें, एक रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है, जो कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद बना था शाह कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1,11,000 पीपल वर केम अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन, मतलब कि 1,11,000 लोगों को प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार किया गया था, है ना। उसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं जब इमरजेंसी इम्पोज हुई थी 25 जून 1975 को, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट डाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, कट डाउन कर दी गई थी, ठीक है, वर्बल जो इंस्ट्रक्शन थी वो दी गई थी, और जो इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई थी 2-3 डेज आफ्टर द इम्पोज ऑफ इमरजेंसी हुई थी। इमरजेंसी के 2-3 दिन बाद लगे के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। एंड अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी प्रोसेस, जो मोस्ट ऑफ द पर्सन होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर नॉट अ गवर्नमेंट लीडर, या कह लो कि गवर्नमेंट के वर्कर नहीं थे ना, दे वर अ नॉन गवर्नमेंट वर्कर्स। जैसे संजय गांधी है, संजय गांधी वॉज द यंगर सन ऑफ इंदिरा गांधी, ही इन्वॉल्व इन द वेरियस प्रोसेस ऑफ द इमरजेंसी, वेरियस प्रोग्राम ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है, उन्होंने डिमोलिशन की थी, ठीक है, बहुत सारी जगह को गिरा दिया था। एंड ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है कि किसी का ऑपरेट करा देना, द पर्सन इज नॉट एबल टू मेक अ चाइल्ड, ठीक है, उसके बच्चे ना हो सके, जिसको हम नसबंदी कहते हैं। तो उस टाइम पे संजय गांधी ने सबसे ज्यादा लोगों का स्टेरिलाइजेशन करवाया था। एंड देयर वर टॉर्चर एंड डेथ इन द कस्टोडियल डेथ, जिसको हम बोलते हैं, बहुत लोगों को टॉर्चर किया गया अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन, बहुत लोग उस टाइम पे मर भी गए थे। तो ये हमारा क्या है, इमरजेंसी के फेवर में है और इमरजेंसी के अगेंस्ट है। नाउ डिस्कस व्हाट हैपेंड आफ्टर इमरजेंसी। Now we will discuss the lesson of emergency, what we have learned from the emergency। जो इमरजेंसी इम्पोज हुई थी उससे हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले एक मतलब एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, एक कि जो इंटरनल इमरजेंसी है, पहले इंटरनल इमरजेंसी हो, वैसे तो आर्टिकल 352 दो ग्राउंड पे लगता था, इंटरनल और एक्सटर्नल, पर अब इंटरनल इमरजेंसी लगेगी अगर आर्म्ड रिबेलियन होता है, अगर हथियारों के साथ विद्रोह होता है तब इंटरनल इमरजेंसी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। क्योंकि उस टाइम पे जो लोग हैं, जेपी नारायण जैसे लीडर हैं, वो एक पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया। बट अब एक ग्राउंड बना दिया गया है, अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा, ठीक है, हथियारों के साथ विद्रोह होगा, देन देयर विल बी अ इमरजेंसी सिचुएशन। नेक्स्ट जो था कि देखो वैसे हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने वैसे ही मतलब इमरजेंसी इम्पोज कर दी, किसी से पूछा नहीं, प्रेसिडेंट से सलाह नहीं ली, सीधा जाके इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया। बट अब क्या था कि आपको रिटर्न एडवाइस लेनी होगी, किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल साइन द पेपर एंड विल सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी। तभी इमरजेंसी लगेगी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस टाइम पे
दूसरे दिन सुबह पता लगा था 26 जून को 1975 को, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको कंसल्ट ही नहीं किया था। नेक्स्ट जो है हमारा कि उस टाइम पे द पीपल विल मोर अवेयर अबाउट द सिविल लिबर्टीज। लोगों की जो सिविल लिबर्टीज हैं, जैसे कि प्रिवेंशन डिटेंशन को यूज करके मतलब उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, लोगों को कस्टडी में रखा गया, डेथ हो गई थी लोगों की बहुत ज़्यादा। तो उस इस टाइम पे क्या थी, लोग सिविल लिबर्टीज के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे कि हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है। जस्ट जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसने भी मतलब वैसे तो जैसे हमने कहा कि कंट्रोवर्शियल पीरियड था ये हमारा जस्ट जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। हाई कोर्ट मोस्टली एक न्यूट्रल पोजीशन में रहता है और सुप्रीम कोर्ट जो है ज़्यादातर जो डिसीजन है वो किसके फेवर में देता है, गवर्नमेंट के फेवर में, ठीक है जी। और उस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे दे बिकम अ पपेट ऑफ द रूलिंग पार्टी के पपेट थे, ठीक है। ज़्यादातर जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट दे वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर वो काम करते हैं, ठीक है, वो इतना काम नहीं कर पाते जितना उनको करना होता है। सो दीज आर द लेसन्स फ्रॉम द इमरजेंसी। Afterward, now the emergency was came to an end after 18 month। 18 महीने के बाद जो इमरजेंसी है वो खत्म हो जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शन ऑलरेडी 2 साल डिले कर दी गई है, ठीक है। अब इलेक्शन होनी है। इलेक्शन किसके बैकड्रॉप पे लड़ी जाएंगी? इमरजेंसी के। उस टाइम पे जो एक सबसे बड़ी पार्टी है दैट कम अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी, इट्स अ जनता पार्टी, एंड दे गिव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी का वो स्लोगन देते हैं। 18 महीने हो गए हैं, इमरजेंसी को लग के खत्म हो गई है। नाउ लीडर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल्स। बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो जेल से वापस बाहर आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टी हैं दैट आर नॉन कांग्रेस पार्टी, दे कम टुगेदर, मेक अ कोalition दैट इज द जनता पार्टी, ठीक है। जेपी नारायण की लीडरशिप के अंडर वो एक पार्टी बना लेते हैं, जनता पार्टी। बहुत सारे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, और जो लोग जो लीडर्स कांग्रेस के थे जो कांग्रेस को छोड़ के आते हैं, ठीक है, मोस्ट अदर लीडर्स हैं जो सेपरेट पार्टी बनाते हैं, दैट इज द जगजीवन राम। जगजीवन राम अर्लियर वॉज इन द कांग्रेस, ही लेफ्ट द कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, तो वो अपनी एक न्यू पार्टी बना लेते हैं, ठीक है जी। नाउ Janata Party fought election on the backdrop of the emergency, massive use of the prevention detention, ठीक है, custodial death, censorship, जितने भी मतलब स्टेरिलाइजेशन, डिमोलेशन, ठीक है, जो भी हुआ है इमरजेंसी के टाइम, तो उसी बैकड्रॉप पे जो इमरजेंसी के बैकड्रॉप पे जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, ठीक है। लोगों को इस टाइम पे अवेयरनेस तो थी कि कैसे हमारा इमरजेंसी के टाइम कैसे लोगों का यूज़ किया गया है, या लोगों को हराश किया गया है। तो इलेक्शंस होती हैं, कांग्रेस उसमें सबसे पहले, लाइक इट इज अ सरप्राइज फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम। द कांग्रेस वाज डिफीटेड फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शन एंड दे गॉट ओनली 154 सीट्स। 154 सीट्स वो जीतते हैं, एंड जनता पार्टी गॉट 330 सीट्स आउट ऑफ 542 सीट्स, ठीक है। और इनमें से जो 295 है, मतलब कि जो 35 सीट्स हैं वो अदर पार्टी सीट्स हैं, 295 अकेली जनता पार्टी जीतती है, 330 उनका टोटल स्कोर है, ठीक है जी। नाउ कांग्रेस उस टाइम पे कुछ स्टेट्स तो ऐसी ही थी जिनमें कांग्रेस ने एक भी सीट हासिल नहीं की थी। दे लूज इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसके किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की लीडरशिप नहीं आई थी। एंड इंदिरा गांधी इज ऑल्सो डिफीटेड फ्रॉम हर कॉन्स्टिट्यूंसी, दैट इज द रायबरेली। हर जंगर सन इज ऑल्सो डिफीटेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, अमेठी, ठीक है, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाते हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस सभी जगह से उनका फ्लोर साफ हो गया है। कांग्रेस रिटेन्ड मेनी सीट्स इन द महाराष्ट्र, गुजरात एंड उड़ीसा। बट जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर फेस इमरजेंसी में किन मतलब लोगों ने की है, किस पार्ट के लोगों ने की है? नॉर्थ इंडिया के। सो नॉर्थ इंडिया नाउ बिगिनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस बिकॉज दे थिंक दैट जनता पार्टी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द मेनी सेक्शन ऑफ द इंडिया। सो नाउ वी विल डिस्कस। अब सरकार बन गई है 1977 में जनता पार्टी की। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? Janata Party won election in 1977. Now there was a contest for the
पीएम पोस्ट, ठीक है। देयर वर 3 लीडर फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, क्योंकि देखो कॉलिशन गवर्नमेंट थी एक तरीके से, जनता पार्टी, बहुत सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज, ठीक है, जैसे जगजीवन राम की जो पार्टी थी वो भी जनता पार्टी के साथ आके ही मिलती थी। अब 3 लीडर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए रेस में है। चौधरी चरण सिंह है, जगजीवन राम है और मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई अगर आप देखोगे 1966 से लेके ही प्राइम मिनिस्टर की रेस में है, जो सबसे पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे जब इंदिरा गांधी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी आफ्टर द डेथ ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बट अगर मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर को देखा जाए तो वो मोरारजी देसाई हैं एंड ही बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बट जो पावर स्ट्रगल है पार्टी में, जनता पार्टी में, क्योंकि सभी जो स्टॉलवर्ट लीडर हैं, वेटरन लीडर हैं, ठीक है, तो पावर स्ट्रगल एंड नहीं कर पाए उस टाइम पे, ठीक है। क्रिटिक उस टाइम पे बोल रहे हैं कि जो जनता पार्टी है दे हैव लैक्ड इन द डायरेक्शन, ठीक है, लीडरशिप, और इनका कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वो अपने के बीच में जो पावर की लड़ाई है, ठीक है, जो कुर्सी की लड़ाई है उसी नहीं खत्म कर पाए, तो बहुत सारी चीज़ों से वो अपना जो ध्यान है वो एक तरीके से खींच लेते हैं एंड इट बिकम अ हर्डल इन देयर वे। जनता पार्टी स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। मोरारजी देसाई लॉस्ट द मेजोरिटी आफ्टर लेस देन 18 मंथ। मोरारजी देसाई की जो पार्टी है जनता पार्टी है, क्योंकि जेपी नारायण तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, वो तो तब भी कैबिनेट में नहीं आए थे जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुलाया था कैबिनेट में मिनिस्टर बनने के लिए। तो मोरारजी देसाई भी क्या कर देते हैं, अपनी मेजोरिटी लॉस कर देते हैं लेस देन 18 मंथ में। नाउ जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो चौधरी चरण सिंह की बनेगी विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस उसको सपोर्ट देगी चौधरी चरण सिंह को, क्योंकि मोरारजी देसाई की जो पार्टी है वो अलग हो गई है। तो कांग्रेस भी क्या करती है उस टाइम पे, दे विड्रॉ देयर सपोर्ट आफ्टर 4 मंथ। 4 महीने के बाद ही क्या हो जाता है, पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है चौधरी चरण सिंह से अपनी सपोर्ट वापस कर लेंगे, तो चरण सिंह की जो मतलब गवर्नमेंट है वो मिनॉरिटी में आ जाती है, ठीक है। आफ्टरवर्ड व्हाट विल हैपन, अब सिर्फ 22 मंथ्स हुए हैं आफ्टर द इमरजेंसी, इलेक्शन भी हो गई, गवर्नमेंट 2 बार बन गई है, अब फ्रेश इलेक्शन होंगी 1980 में, ठीक है। 1980 में फर्स्ट फ्रेश इलेक्शन होती हैं। नाउ दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द जनता पार्टी बिकॉज नाउ कांग्रेस रिटेन देयर प्रीवियस पोजीशन। अब कांग्रेस क्या होगी, जीत जाएगी फ्रेश इलेक्शन में जो 1980 में होंगी। दे गॉट 353 सीट्स आउट ऑफ 542, ठीक है, 350 सीट्स वो हासिल कर लेते हैं। नाउ वट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, हम इस लेसन से यही सीखते हैं कि देखो अगर इफ एनी ऑफ द पार्टी, एनी ऑफ द पोलिटिकल लीडर, ठीक है, इफ दे वांट टू बिकम अ डिक्टेटर, वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं, तानाशाह बनना चाहते हैं, देन पीपल हैव अवेयर अबाउट दैट, तो लोगों को उसकी जानकारी होती है, ठीक है। दे कैन, मतलब आपको वो गिरा सकते हैं, आपको वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1950 से 52 से लेके कांग्रेस आ रही थी, बट अब 1977 में कांग्रेस नहीं आई, क्यों, क्योंकि लोगों ने इमरजेंसी का टाइम पीरियड देखा हुआ था कि कैसे इमरजेंसी में लोगों को हराश किया गया है, तो उस टाइम पे वे क्या करते हैं, कांग्रेस को एक तरीके से पीछे कर दे के जनता पार्टी को लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से जो क्या है हमारी जनता पार्टी लूज हो जाती है और 1980 में कांग्रेस फिर से दोबारा आ जाती है। तो इसी से हम यही सीखते हैं कि अगर कोई भी पार्टी किसी तरीके से तानाशाह बनने की कोशिश करती है तो लोग उसको सबक सिखा सकते हैं। इसकी लेगेसी क्या है, ठीक है, लेगेसी अगर हम इस चैप्टर की देखें तो यही बनती है कि आप कैसे जो इमरजेंसी के टाइम लोगों के ऊपर जो अत्याचार एट्रोसाइड किए गए थे, ठीक है, उसको और इससे जो होती है कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, ठीक है, जो पॉलिसी प्रोग्राम है कम्युनलिज्म के वो स्टार्ट होते हैं। तो आप ये चैप्टर, फुल चैप्टर जो है हमारा आप पढ़ लीजिए, 6 चैप्टर है हमारा, ठीक है, और इसको इस डेमोक्रेटिक रिसर्चेंस के लिए प्रिपेयर किए। थैंक यू।